छट नहीं सकदी तैनू ताही रोज मचाउने मैनू। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए, कुछ लोग हो गए हैं, 17 व्यक्तियों को मैं देख रहा हूँ। एक आध मिनट और प्रतीक्षा कर लें। आप लोगों से आग्रह है कि वर्ग माइक ऑन नहीं करेंगे तो सुविधा होगी हम लोगों को। सर एक अनुरोध था। हाँ हाँ सर आप पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन किसी कोई माध्यम होता है जिससे हम लोग को स्टडी मटेरियल मिल जाता सर। हाँ, तो इस पर भी बात होगी। इसके लिए जो है ना, जी सर। हाँ हम लोग बिल्कुल हेड है, उनसे बात होगी। जी जी बिल्कुल। जो सामग्री मान लिया हम लोग बात करेंगे। ठीक, जी सर, कल पढ़ाए थे आप, बहुत अच्छा लगा, समझ आया, लेकिन उसका मतलब पढ़ाने का जो गति होता है उसके हिसाब से लिख नहीं पाते। सही बात है, सही बात है। चलिए कोई बात नहीं। आज मैं और स्थिर से बात करूंगा। तो प्रिय छात्र और छात्राओं के पटल पर उपस्थित महानुभावों, सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मॉर्निंग आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपका प्रथम पत्र है, उसके अंतर्गत और आलोचना, यह जो पाठ्य बिंदु है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इतिहास और आलोचना के संबंध पर विभिन्न विचारधाराओं के बीच काफी मतभेद है। एक ओर रूपवाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद जैसी विचारधाराएं आलोचना में इतिहास की कोई भूमिका स्वीकार नहीं करती। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो बिना इतिहास दृष्टि के आलोचना को अपूर्ण समझता है। ऐसी स्थिति में इतिहास और आलोचना के संबंध पर जो बहसें उन्हें जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः पहले हम विचार करें कि आलोचना है क्या। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि किसी भी रचना के गुण दोष का निर्णय जो है वह आलोचना अनुभव और सौंदर्यात्मक मूल्य को प्रकट किया जाता है। आलोचक की आलोचना दृष्टि जो होती है, इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार आलोचक साहित्य सिद्धांत का निर्माण भी करती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी रचना में साहित्यिकता की खोज ही आलोचना का
मूल उद्देश्य है। साहित्यिकता के आधार पर ही किसी कृति के महत्व को स्थापित किया जा सकता है। सुंदर और उदात्त अथवा सामान्य और विशिष्ट का निर्धारण आलोचना ही करती है। इसके लिए आलोचना का रचना से जुड़ाव जरूरी है। रचना से जुड़ाव ही आलोचना को सही व्याख्या और विश्लेषण तक ले जाता है। आलोचना सिर्फ साहित्य के प्रयोजन को ही स्पष्ट नहीं करती। ध्यान देंगे, आलोचना सिर्फ साहित्य के प्रयोजन को ही स्पष्ट नहीं करती, बल्कि पाठक की रुचि में भी परिष्कार करती है और रचना तथा रचनाकार को सही दिशा प्रदान करती है। आलोचना एक साथ आलोचक, रचनाकार और पाठक के भीतर नीड छेड़ विवेक का परिमार्जन करती है। प्रिय विद्यार्थीगण, अब आइए हम लोग साहित्य और इतिहास के संबंध पर विचार करें। साहित्य में इतिहास की आवश्यकता के महत्व को समझे बिना आलोचना और इतिहास के जटिल संबंधों को नहीं समझा जा सकता। इसका कारण है कि जो वर्ग यह मानता है कि साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं दूसरा वर्ग इतिहास को आलोचना से दूर रखने का पैरोकार। डब्ल्यू.पी. केर का तर्क है कि हमें साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसकी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती हैं, शाश्वत होती हैं और सही मायने में उनका कोई इतिहास होता ही नहीं है। यह सत्य है कि साहित्य में जो विगत है वह वर्तमान भी है। यह भी एक तथ्य है कि राजनीतिक, सामाजिक इतिहास और कला के इतिहास में अंतर होता है। साहित्य का विकास जैव विकास से भिन्न होता है, लेकिन साहित्य की शाश्वतता के आधार पर साहित्य के इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। साहित्य की महत्ता, प्रासंगिकता अपने कालक्रम के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए हम लोग रामचरितमानस को देख सकते हैं। जो अर्थ तुलसीदास के समय में था, जरूरी नहीं कि उसका अर्थ आज भी उसी तरह समझा जाए। कालजयी कृति की अर्थवत्ता भी ऐतिहासिक प्रक्रिया की अभिन्न अंग के रूप में बनी रहती है। कोई भी रचना शाश्वत तो होती ही है, साथ ही वह ऐतिहासिक भी होती है। वास्तव में साहित्य की शाश्वतता ऐतिहासिक प्रक्रिया में साहित्य के निरंतरता और गतिशीलता को द्योतित करती है। साहित्य का इतिहास इस तथ्य को स्थापित करता है कि साहित्य राजनैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास का निष्क्रिय प्रतिबिंब नहीं है। निसंदेह साहित्य सामाजिक अंतःक्रिया का ही एक उत्पाद है, परंतु अपनी उत्पत्ति के बाद साहित्य स्वयं सामाजिक परिवर्तन का एक भाग बन जाता है। साहित्य का इतिहास साहित्य और समाज के इसी जटिल संबंध को रेखांकित करता है। अतः किसी भी साहित्य की संपूर्ण विशेषता को बिना साहित्य के इतिहास के समझना असंभव है। तभी तो रैक ने कहा है कि इतिहास दर्शन का लक्ष्य है और कला में हमें इसकी आवश्यकता है। अब हम लोग इसी क्रम में बेटसन और लिविश
कि आपस के जो विवाद थे उसको भी देख लें। वैटसन और लेविस के बीच इतिहास और आलोचना को लेकर गंभीर बहस हुई। वैटसन ने सन 1934 में इंग्लिश पोइट्री एंड द इंग्लिश लैंग्वेज नामक पुस्तक लिखी थी। लेविस ने स्कूटनी पत्रिका में इसकी कट वैटसन ने दिया। इस बहस में एक दौर के अन्य आलोचक और विचारक भी सहयोगी, उस दौर के जो आलोचक थे, विचारक थे, वे भी इसमें सम्मिलित हुए। रेने बेलेक ने इस बहस को अपने ढंग से समझाया और हम इस तरह के इसे समझ सकते हैं। इसको हम इस तरह से उदाहरण के रूप में जान सकते हैं। क के बाद ख आता है, अतः क का अपना ऐतिहासिक महत्व है। ख क से श्रेष्ठ ध्वनि है। प्रेमचंद ने गोदान लिखा और प्रेमाश्रम पहले लिखा, इसलिए उसका ऐतिहासिक महत्व है। फिर वैटसन ने कहा कि आलोचक कृति को स्वतः पूर्ण वस्तु के रूप में देखता है, जबकि उसका अन्य स्वाभाविक राजनैतिक घटनाओं से गहरा संबंध होता है। कृति सिर्फ पाठ से ही नहीं होता, पाठ का निर्माण संदर्भ से होता है। संदर्भ कृति से बाहर होते हैं और वह संदर्भ वस्तुगत रूप में मौजूद रहते हैं। उनको समझे बिना हम पाठ को नहीं समझ सकते। इसलिए आस्वाद और मूल्य निर्णय, इन दोनों के लिए ज्ञान की विद्वता आवश्यकता पड़ती है, पांडित्य की आवश्यकता पड़ती है। लेविस ने प्रश्न उठाया, क्या हम उस सामाजिक संदर्भ के बिना भी कृति को समझ सकते हैं जिसमें उस कृति का जन्म हुआ है या नहीं? लेविस का मत है, तथाकथित इतिहास की आलोचना के भीतर, तथाकथित जो इतिहास होते हैं उसके भीतर ही आलोचना आता है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। लेविस का तर्क यह भी है कि साहित्य का मूल्यांकन, भले ही वह प्राचीन साहित्य का हो, हम समकालीन जीवित और प्रासंगिक मूल्यों तथा आधुनिक युग की संवेदनाओं के माध्यम से ही कर पाते हैं। इसलिए प्राचीन साहित्य भी हमारे लिए समकालीन साहित्य ही है। फिर लेविस के अनुसार इतिहास भी उतना वस्तुगत नहीं होता, उसके लिए आत्मतत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए आलोचना अपने आप में पर्याप्त है। अब आइए हम लोग इतिहास और आलोचना दोनों के बीच जो भेद है, जो संबंध है, उस भेद को, उस संबंध को समझने का प्रयास करें। इतिहास और आलोचना के संबंध को लेकर मुख्यतः दो तरह की राय है। पहले, आलोचना और इतिहास के बीच अंतर को मानते हुए भी इसे एक दूसरे का पूरक मानते हैं, और दूसरा मत रूपवादियों का है। ये आलोचना में इतिहास को अनावश्यक मानते हैं। रूपवादी आलोचना में इतिहास को अनावश्यक मानते हैं। रूपवादी आलोचक को आलोचना का मुख्य उद्देश्य किसी भी कृति की सौंदर्य अनुभूति को प्रकट करना वे मानते हैं, और सौंदर्य की अनुभूति
का संबंध जो होता है वह रूप से होता है। इसलिए साहित्य रूपों, विधाओं, तकनीकों और शैलियों का ही इतिहास हो सकता है। नोट करेंगे इसे। इसलिए साहित्य रूपों, विधाओं, तकनीकों और शैलियों का ही इतिहास हो सकता है। इनके अनुसार इतिहास विश्लेषणात्मक और आलोचना संश्लेषणात्मक होती है। इस कारण किसी रचना के आस्वादन में इतिहास की कोई भूमिका नहीं होती। रूपवाद, संरचनावाद, आधुनिकतावाद आदि विचारधाराओं से प्रभावित नई समीक्षा से जुड़े आलोचकों में आलोचना में इतिहास की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इनकी आलोचना दृष्टि सौंदर्यपरक, भाषा की नवी विस्मय रूपवादी दृष्टिकोण के आधार है। रूसी रूपवादी एक आलोचक हुए विक्टर श्लोकोवस्की, उनका पूरा नाम है विक्टर शकोलोवस्की। उनके अनुसार कविता भाषा को नया बनाती है, उसमें विलक्षणता लाती है। रूसी एक और आलोचक हैं बोशांके। उन्होंने काव्य सौंदर्य को इजी पोइट्री और डिफिकल्ट, कैसे समझे, बोशांके ने काव्य सौंदर्य को इजी ब्यूटी और डिफिकल्ट ब्यूटी में विभाजित किया है। यूजी ब्यूटी से बोशांके का तात्पर्य सामान्य सौंदर्य से है। डिफिकल्ट ब्यूटी को बोशांके अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार डिफिकल्ट ब्यूटी में जटिलता, तनाव और विस्तार होता है, जो काव्य के विशिष्ट, और वह जो विस्तार होता है, तनाव और विस्तार, वह क्या करता है, तो काव्य में विशिष्टता और उदात्तता लाता है। अतः गठन की जटिलता ही जो है रूपवादी आलोचना के लिए महत्वपूर्ण है। यह सही है कि एक मूल्य प्रणाली के रूप में कलाकृति का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परंतु मातृभाषिक सौंदर्य का उद्घाटन आलोचना का लक्ष्य नहीं है और न ही इससे किसी कृति की महानता स्थापित होती है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत महत्वपूर्ण है। उन मतों को थोड़ा सा देख लें। टी.एस. इलियट, वे कहते हैं कि हमें साहित्य की साहित्यिकता को सौंदर्य के मानदंड पर और इसकी महानता को सौंदर्य बाह्य मानदंड से परखना चाहिए, मानदंड पर, और इसकी महानता को सौंदर्य बाह्य मानदंड से परखना चाहिए। वहीं एलेविड के अनुसार, ये सब पाश्चात्य विचारक हैं, महानता किसी कलाकृति में वस्तु पक्ष से आती है। वहीं ऑस्टिन और रेने वेलेक, ये लोग कहते हैं किसी कलाकृति की सामग्री एक स्तर पर तो शब्द हो, दूसरे स्तर पर मानवीय आचरण और अनुभव, एवं तीसरे स्तर पर मानवीय विचार और भावनाएं। इन विद्वानों के उदाहरण से स्पष्ट है कि साहित्य और भाषा दोनों के महत्व समान है, लेकिन काव्य सिर्फ भाषा ही नहीं होता।
मानवीय आचरण, अनुभव, विचार और भावना भी साहित्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भाषा। रचना के आस्वादन से है, अर्थात इतिहास वस्तुपरक होता है और आलोचना आत्मपरक। लेकिन कोई इतिहास लेखक न तो विशुद्ध रूप से वस्तुपरक हो सकता है और न ही कोई आलोचक जो है आत्मपरक। ध्यान दें इस बात पर कि कोई भी इतिहास लेखक जो हैं वो न तो विशुद्ध रूप से वस्तुपरक हो सकते हैं और न ही कोई आलोचक पूर्ण रूप से आत्मपरक हो सकते हैं। इतिहास लेखन में तथ्यों के वर्णन, इतिहास लेखन में तथ्यों के वर्णन या विवेचन में इतिहासकार की दृष्टि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहां इतिहासकार आलोचक की भूमिका में होता है। इसी तरह किसी साहित्यिक कृति की आलोचना में उस कृति की ऐतिहासिक भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। एक ही ऐतिहासिक तथ्य पर अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास लेखन किया जा सकता है। गौर करें इस बात पर। एक ही ऐतिहासिक तथ्य पर अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से इतिहास लेखन हो सकता है। इसी प्रकार एक ही साहित्यिक कृति की अलग अलग ढंग से आलोचना हो सकती है। दोनों जगहों पर आत्मपरकता विद्यमान है, लेकिन इतिहास लेखन में तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि इतिहास में वस्तुपरकता महत्वपूर्ण होती है और आलोचना में आत्मपरकता। इतिहास लेखन में शोध या अनुसंधान आवश्यक है। गौर करें, इतिहास लेखन में शोध अनुसंधान आवश्यक है, लेकिन आलोचना के लिए ये दोनों आवश्यक नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित जो उनका प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसे देख सकते हैं। यह हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण है और इसके तथ्य शोध और अनुसंधान पर भी खरा उतरता है। इस पुस्तक में विभाजन और नामकरण है। जी हाँ, मैं शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहा हूं। इसमें काल विभाजन और नामकरण में तो साहित्यिक कृतियों का पूर्ण रूप से उपयोग हुआ है। रचनाओं और कवियों का मूल्यांकन भी ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंग। आचार्य का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है आलोचनात्मक चिंतामणि। उनके निबंधों में शायद ही कहीं ऐतिहासिक तथ्य का उपयोग हुआ है। दोनों पुस्तकों में आलोचना विद्यमान है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी वस्तुपरकता के कारण मूलतः इतिहास है और चिंतामणि आत्मपरकता के कारण आलोचना। प्रणाम सर। प्रणाम। दोनों पुस्तकों में यह अनुशासन के दृष्टिकोण का भेद है।
कौन सी पुस्तक? चिंतामणि और हिंदी साहित्य के इतिहास में। परंतु यह नहीं है कि चिंतामणि में इतिहास बोध का अभाव है। वस्तुतः आचार्य शुक्ल की रचनाएं इतिहास और आलोचना दोनों के द्वंद्वात्मक संबंध के सटीक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी आलोचना दृष्टि से और उनकी आलोचना दृष्टि उनके इतिहास बोध से निर्मित हुई है। शुक्ल जी की रचनाएं आलोचना दृष्टि और इतिहास बोध के बीच जीवंत साहित्य बोध का अन्यतम उदाहरण प्रस्तुत करता है। साहित्यिक इतिहास का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि लेखक ने किस आशय से, जबकि आलोचना में अर्थ निर्णय, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन जैसे सूक्ष्म तत्वों की प्रधानता होती है। परंतु केवल कला चेतना से ही आलोचना पूरा नहीं हो जाता। वास्तव में किसी भी कला चेतना निर्माण के लिए ऐतिहासिक चेतना किसी भी कृति का मूल्यांकन बिना इतिहास बोध के अपूर्ण है। बस हर रचना की प्रासंगिकता हर युग में बदलती रहती है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस का आस्वादन पाठक जिस तरह से भक्ति काल में करते थे, जरूरी नहीं कि आज के समय में भी रामचरितमानस का उस रूप में पाठ हो। ऐसा सिर्फ इतिहास बोध के बदलने के कारण होता है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में प्रतिदिन बदलाव आते जा रहा है। इतिहास और आलोचना के बीच सृजनात्मक संबंध है। इतिहास और आलोचना के बीच सृजनात्मक, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रहा है, 2-4 लड़का है ना, माइक खोल लेता है इसीलिए नहीं आ रहा है। अब ठीक है। माइक ही नहीं खोल रहा है, ये बड़ा गजब है। अरे 2-4 लड़का जो है ना खोल देता है माइक, इसीलिए आपका आवाज नहीं, आप माइक ही नहीं खोलता है, बल्कि विषावन पर पड़े हुए हैं और जिस प्रकार का वो श्रृंखल लिए कार्य कर रहा है, ये तो बड़ा खराब लग रहा है जी। सब नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है क्लास। उसको कैंप नहीं रखेंगे तो ये बहुत दुखद स्थिति है। कृपया, अभी हम लोग वर्ग के रूप में हैं, इसलिए आप अनुशासित रहें, बेहतर होगा। शालीन रहें और मर्यादा का ख्याल रखें। तो हम लोग उदाहरण के तौर पर रामचरितमानस को देख रहे थे कि रामचरितमानस को जिस रूप में भक्ति काल में पढ़ा जाता था, उस पर चर्चा होती थी, आज जरूरी नहीं है कि आज भी उसका पाठ उसी रूप में हो, और ऐसा सिर्फ इतिहास बोध के बदलने के कारण होता है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन बदलाव आते जा रहा है। इतिहास और आलोचना के बीच सृजनात्मक संबंध है। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और आलोचना के बीच सृजनात्मक संबंध है। यह सही है कि इतिहास लेखन में वस्तुपरकता पर जोर दिया जाता है और आलोचना में आत्मपरक ढंग से किसी भी कृति का मूल्यांकन किया जाता है।
परंतु किसी कृति की ऐतिहासिक महत्ता को उजागर किए बिना यह आलोचना अधूरी है। किसी भी रचना के मूल्यांकन में इतिहास को एक अनिवार्य शर्त है। अतः आलोचना एवं इतिहास दोनों को अलग करके देखना आलोचना और इतिहास दोनों को एकांगी बनाना है। और आइए अब हम आलोचना में इतिहास की सार्थकता किस प्रकार से है यह भी देख लें। साहित्य को दो दृष्टियों से देखा जाता है। एक तो समूचे साहित्य को एक साथ अपने सामने रखकर और दूसरे इसे कालक्रम से व्यवस्थित करके और ऐतिहासिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानकर। हर युग की अपनी अलग आलोचनात्मक मान्यताएं और रूढ़ियां रही हैं। हर युग बदलने पर मानदंड उसके भिन्न हो जाते हैं। इसी कारण किसी युग की साहित्य की तुलना अन्य युग की साहित्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग होते हैं। इस कारण साहित्यिक आलोचना के इतिहास दृष्टि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इतिहास और आलोचना एक दूसरे के पूरक, इतिहास और आलोचना एक दूसरे के पूरक हैं। रचना, समय, ये तीन चीज हो गई। रचना, समय और समाज इतिहास की सार्थकता को वे रेखांकित बिना आलोचना और इतिहास के, ध्यान रखें, बिना आलोचना और इतिहास के साहित्य सिद्धांत की या बिना साहित्य सिद्धांत और आलोचना की या बिना इतिहास और साहित्य सिद्धांत के आलोचना की कल्पना नहीं की जा सकती। वास्तव में इतिहास और आलोचना एक दूसरे पर निर्भर साहित्यिक अनुशासन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर साहित्यिक अनुशासन है। आलोचना की पूर्णता इतिहास बोध से, तो इतिहास लेखन की पूर्णता आलोचनात्मक आत्मपरकता से सुनिश्चित होती है। आलोचनात्मक विवेक से हीन साहित्यिक इतिहास को इतिहास कहा ही नहीं जा सकता। इतिहास की वस्तुपरकता को आलोचकीय आत्मपरकता ही सजीव करती है। आलोचनात्मक विवेक की संपूर्णता इतिहास बोध में निहित है। कुल मिलाकर इतिहास और आलोचना में अनुशासनिक दृष्टि से भिन्नता होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर से सुन लें इन्हें। इतिहास और आलोचना में अनुशासनिक दृष्टि से भिन्नता होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरा पक्ष अपूर्ण है। इतिहास बोध आलोचनात्मक दृष्टि को दिशा प्रदान करता है, तो आलोचना इतिहास लेखन को जीवंत करती है। आलोचना में रचना की स्मिता की खोज, इतिहास में रचना के अस्तित्व की खोज के बिना संभव नहीं है। अतः
इतिहास और आलोचना को एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक कहेंगे। इतिहास बोध के अभाव में आलोचना दिशाहीन है, तो आलोचनात्मक विवेक के अभाव में इतिहास गतिहीन। इतिहास आलोचना की दिशा सुनिश्चित करता है, तो आलोचना इतिहास को गतिशील करती है। आलोचना की आत्मपरकता के बगैर इतिहास की वस्तुपरकता और इतिहास की परंपरा के बगैर आलोचना की समकालीनता अर्थहीन है। इनकी एकता से ही सार्थक इतिहास और सच्ची आलोचना का निर्माण होता है। साहित्य की क्रमबद्धता और परंपरा बनाए रखने के लिए इतिहास और आलोचना का एक्ट आवश्यक है। इस प्रकार के इतिहास में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास में आलोचनात्मक दृष्टिकोण तथा आलोचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग किया जाता है तथा इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी सिद्ध होते हैं। फिर भी हमें इस भ्रांति से बचना चाहिए कि दोनों मूलतः एक ही है। इतिहास का लक्ष्य सदा अतीत की व्याख्या करते हुए विवेच्य वस्तु के विकास क्रम को स्पष्ट करने का होता है, जबकि आलोचना का लक्ष्य वस्तु के गुण दोषों का अन्वेषण करते हुए उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। इतिहासकार भी कृति के गुण दोषों पर विचार कर सकता है, किंतु वहां भी लक्ष्य उन्हें युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में देखने का रहता है। मूल्यांकन का नहीं, देश और काल के महत्वपूर्ण आयामों में से जहां आलोचक देश या स्थान को दृष्टिगत रखते हुए उसके स्थिर या शाश्वत तत्वों के अनुसंधान पर बल देता है, वहीं इतिहासकार जो होते हैं वे कालक्रम और युगीन संदर्भ को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए परिवर्तनशील तत्वों के विश्लेषण में प्रवृत्त होता है। तीसरी बात, आलोचक व्यक्ति विशेष या कृति विशेष का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से भी कर सकता है, जबकि इतिहास और कृति को सदा पूर्व परंपरा और युगीन वातावरण के संदर्भ में रहकर ही उसके योगदान को स्पष्ट करता है। चौथे, आलोचक के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं रचनाओं का चयन भी पर्याप्त सिद्ध हो सकता है, किंतु इतिहासकार के लिए ऐसा संभव नहीं है। इतिहासकार के संपूर्ण धारा को समझने के लिए सम्राट अकबर जितना महत्वपूर्ण है, हेमवणिक भी उससे कम नहीं, या महाकवि तुलसीदास का सर्वगुण संपन्न महाकाव्य उसके लिए जितना महत्वपूर्ण है, अनेक दोषों से ग्रस्त रामचंद्रिका भी उसके लिए उतनी ही उपयोगी है। वह इनमें से किसी एक को भी ठुकराकर इतिहास की विकास प्रक्रिया के विश्लेषण में सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य का इतिहासकार जहां अतीत की सर्जन कार्य को विभिन्न परंपराओं और धाराओं के रूप में ग्रहण करते हुए युग विशेष के संदर्भ में विश्लेषण करता है, वहीं
किन्हीं स्थापित मूल्यों के आधार पर या नए मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न कृतियों के मूल्य परक तत्वों का उद्घाटन करता है। एक के द्वारा जहां ऐसा क्यों हुआ का उत्तर दिया जाता है, वहीं दूसरा इसमें क्या विशेषता है की व्याख्या करता है। फिर भी अनेक कारणों से आज इतिहास और आलोचना की सीमाएं घुल मिल सी गई हैं, जिसके अनेक कारण हैं। एक तो साहित्य क्षेत्र में, विशेषतः हिंदी साहित्य में और आलोचक का कार्य कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न होता रहा है। इतना ही नहीं, अनेक बार इतिहास संज्ञक रचनाओं में ऐतिहासिक विवेचन की अपेक्षा आलोचनात्मक अनुशीलन अधिक है और आलोचनात्मक पुस्तकों में मूल्यांकन की अपेक्षा ऐतिहासिक व्याख्या अधिक उपलब्ध है। कदाचित इसी से इस धारणा का प्रचार हुआ कि अच्छे आलोचक के लिए अच्छा इतिहासकार, या इसके विपरीत अच्छे इतिहासकार के लिए अच्छा आलोचक होना आवश्यक है। यह आंशिक रूप से सही है, परंतु अंततः दोनों के लिए दो भिन्न प्रकार की प्रतिभाएं, दृष्टियां और पद्धतियां अपेक्षित है। इसे प्रायः भुला दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अधुनातन लेखक ने कुछ वर्गों द्वारा आलोचना और इतिहास को भी मूल रूप से विकृत करने की चेष्टा की जाती रही है। आलोचना में जहां मूल्य और मूल्यांकन के स्थान पर आत्म प्रशंसा, व्यक्तिक प्रक्रिया, एक पक्षीय विवरण, समाचार पत्रीय परिचय को प्रस्तुत किया जाता रहा है, वहीं इतिहास में परंपराओं, धाराओं एवं योगीन प्रवृत्तियों के तटस्थ विश्लेषण के स्थान पर वर्ग विशेष, वाद विशेष या व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि दोनों का पारस्परिक अंतर स्पष्ट या लुप्त हो जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस प्रकार से हमने देखा कि इतिहास और आलोचना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। इतिहास के बिना आलोचना नहीं और आलोचना हाँ सुप्रिया, बोले आपको ये लिंक आज कौन सेंड किया? ग्रुप में था ना, वो अभी लिंक जो भेजा है ना उसी पे टच कीजिए ना, आपको भी आ जाएगा। यानी कि आप जो आज हमको भेजे हैं उससे तो हम ज्वाइंट हो ही गए हैं ना। हाँ, अभी जो मैसेज एक लड़का नहीं ग्रुप मतलब इसमें भेजा है, हम नहीं करेंगे लड़को, क्या हम नहीं करेंगे लड़का सबको, इसे उनको भेज दिया करिएगा ना रोज।
हेलो। यार टेंडर का क्या बात है? हेलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। आप लोग थके तो नहीं होंगे? नो सर। तो मैं शुरुआत करूं? यस सर। मेरे साथ विद्यापति को पढ़ना है। जी सर। विद्यापति आदिकाल के मैथिल कवि हैं। ये दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। हेलो, बोलिए सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, मैं विद्यापति पढ़ाऊंगा और मैं शुरुआत करता हूँ। विद्यापति आदिकाल कवि हैं और ये मैथिल कवि हैं, जिनका 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच का है। 11 बजे तक नहा ले। इन्होंने कुल 14 रचनाएं की, जिनमें 11 संस्कृत की हैं और 3 हिंदी साहित्य में शामिल है। प्रथम 2 रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका उन्होंने राजा कीर्ति सिंह के दरबार में रह करके लिखा, और जो तीसरी रचना है विद्यापति पदावली, वो उन्होंने राजा शिव सिंह के दरबार में रह करके लिखा है। इनकी अक्षय कीर्ति का आधार इनकी रचना विद्यापति पदावली है, जिसमें इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बना करके अपनी मनमोहक और मादक रचनाएं प्रस्तुत की। हेलो, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। सबके नो पास सर। पुस्तक उपलब्ध है? नो सर। नहीं सर। नो सर। अब नहीं सर। एक ग्रुप लीजिएगा, मैं उसमें फोटो खींच करके डाल दूंगा कविता को, ठीक है? यस सर। तो मैं कविता आप पढ़ता अपना हूँ। नंबर दीजिए। सर अपना कौन सा नंबर दे ग्रुप? दीजिए। कौन सा ग्रुप बोले सर? कोई भी एक ग्रुप बना करके जिसमें जितने लोग अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उनका एक ग्रुप बना करके उसमें मुझे भी शामिल कीजिए, और मैं उसमें अपना ये सर आपका नंबर। मैं नंबर अभी मैसेज बॉक्स में डाल दूंगा। जी। कैमरा फिर बंद करी तो। आवाज जा रही है मेरी? जी सर आ रही है। यस सर। हाँ, मैं नंबर दे दूंगा अंतिम में मैसेज बॉक्स में। लोचन धाय फेदायल हरि नहीं आयल रे, ये बहुत जरूरी है कि कविता आपके सामने रहेगी, तभी बात बेहतर ढंग तक आप तक पहुंच पाएगी। क्योंकि ये कविताएं मैथिली भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए इनको समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। तो कविताएं सामने रहेंगी तो वो ज्यादा लाभकारी और प्रभावकारी होगा। हेलो हेलो। जी सर। लोचन धाय फेदायल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवो न जाए आसे अरुजायल रे। विद्यापति कहते हैं कि बिरहिनी नायिका का यह चित्र है। विद्यापति कहते हैं कि लोचन यानी आंखें। हेलो जी सर, आवाज आ रहा है सर। लोचन धाय फेदायल यानी आंखें दौड़ते दौड़ते ढूंढते ढूंढते थक गई हैं, मगर अभी तक मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। लोचन मतलब आंखें, धाय मतलब दौड़ना ढूंढना, फेदायल मतलब थक गई, हरि नहीं आए रे, आंखें दौड़ते दौड़ते थक गई हैं, पर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। क्लियर? जी सर। शिव शिव यस सर। जीवियो न जाए आसे कहती है
कि हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरी सारी आशाएं छीन हो गई हैं, मर गई हैं। शिव शिव, यानी चूंकि विद्यापति शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने शिव शिव का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि शिव शिव जीवियों न जाए आसे अरुझायल रहे। हे भगवान, हे मेरे शिव, हे मेरे शंकर, हो गई। क्लियर हुआ? जी सर। कोई दिक्कत होगी तो पूछ, मन करे तहाँ। ठीक। हेलो। हाँ, उड़ी। हेलो, एक क्वेश्चन है सर। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिला में है या फिर दरभंगा जिला में है? दरभंगा जिला में। लेकिन सर, विद्यापति जी का जन्म मधुबनी जिला के बिस्फी में जो विद्यापति नगर है वहां पे शायद है। वो तो आप पढ़ लीजिएगा, हाँ। उनके परिचय में दिया होगा। ठीक है। हम मूल। हेलो जी सर, आवाज कट कट के आ रही है। हाँ, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है। पहली दो पंक्ति क्लियर हुई? यस सर। लोचन धाय फेदायल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवियों न जाए आसे अरुझायल रे। विद्यापति बिरहनी नायिका का वर्णन कर रहे हैं, और बिरहनी नायिका कहती है कि मेरी आंखें कृष्ण को ढूंढते ढूंढते थक गई हैं, प्रियतम नहीं आए हैं, शिव शिव जीवियों न जाए आसे अरुझायल रे। हे भगवान, मैं कैसे जीऊंगी, मेरी सारी आशाएं छीन हो रही हैं, मृत हो रही हैं। मन करे तहां उड़ जाई, जहां हरि पाई रे, प्रेम पारस मन जानी। मेरा मन कहता है कि मैं वहां उड़ करके चली जाऊं जहां श्री कृष्ण है, और उस प्रेम रूपी पारस मणि को अपने हृदय से लगा लूं। हेलो जी। पाई रे, प्रेम पारस मणि जानी, आनी उर लाई रे। मेरा मन कहता है कि मैं उड़ करके जहां चली जाऊं जहां श्री कृष्ण है, और उस प्रेम रूपी पारस मणि को अपना प्रेम बढ़ा लूं। क्लियर हुआ? जी। यस सर। क्या क्लियर हुआ? कोई बताएगी? यस सर। या कोई छात्र बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ सर। बोलो। विद्यापति कहते हैं कि आंखें ढूंढते ढूंढते थक गए हैं कि हरि हरि कहाँ है। वो कहते हैं कि मैं वहां चली जाऊं जहां श्री कृष्ण है। अच्छा, ठीक है। और कोई? और उनके पारसमणि स्वरूप को हृदय से लगा लो। हृदय से लगा लो। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। सपनों संगम पाल रंग बढ़ाओ। नायिका कहती है, नायिका जो वियोग में तड़प रही है, बेचैन हो रही है, वो कहती है कि मैंने सपने में श्री कृष्ण से मिलन किया था, श्री कृष्ण के साथ मैंने सपने में मिलन किया था, और प्रेम का रंग गाढ़ा किया था, प्रेम के रंग को बढ़ाया था। मेरे उस आनंद को भी हर लिया, मेरे उस आनंद को भी चुरा लिया, क्योंकि मेरी रातों की नींद उड़ गई, अब मैं सपने नहीं देख सकती हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मा ने भी। क्लियर हुआ? जी। सपना संगम पावल रंग बढ़ावल रे, से मोरा बिही मतलब ब्रह्मा, बिघटावल नींद हेरायल रे। सपने में मैं जिस कृष्ण के साथ संगम की थी, उनके साथ प्रेम बढ़ाया था, ब्रह्मा से ये भी नहीं देखा गया, और उन्होंने मेरी नींदें चुरा ली। अब मैं मुझसे सपने में मिलना बड़ा। यस सर। धनई विद्यापति गावल, धनी धैर्य धर रे, अचिर मिलत तो ही बालम पुरत मनोरथ रे। विद्यापति कहते हैं, नायिका को सांत्वना देते हुए, नायिका का धीरज बंधाते हुए, उसे तसल्ली देते हुए,
जी आ रहा है आवाज आपका। सर। विद्यापति कहते हैं उस नायिका को ढाढ़स बढ़ाते हुए, सांत्वना देते हुए कि हे सुंदरी, धैर्य कर, तुझे प्रियतम शीघ्र ही मिलेंगे और तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। क्लियर हुआ? जी समझ रहा? बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है कविता में, सिर्फ भाव को ग्रहण कर लेना है। धनई विद्यापति गाओल, धनी धैर्य धर रे, अचिरे मिलत वही बालत रे। अचिरे मतलब होता है ही। विद्यापति गृहिणी नायिका को ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए कहते हैं कि हे सुंदरी नायिके, तुम धीरज रखो, धैर्य रखो, शीघ्र ही तुमसे तुम्हारे बालम, तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे श्री कृष्ण मिलेंगे और तब तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आरजू, तुम्हारी कामनाएं सभी पूर्ण हो जाएंगी। क्लियर हुआ? जी सर। फिर से सुन लेना पूरी कविता को। लोचन धाय फेदायल हरि नहीं शिव जीवियों जाए आसे रुझाल रे। यहाँ पे जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, जो गोपियां समेत राधा सारी जो हैं वियोग से पीड़ित हैं, विरह में चूर हैं, और वही पिया चाहे नायिकाएं कहती हैं कि हमारे हैं, लेकिन अभी तक श्री कृष्ण नहीं आए हैं। शिव शिव जीवियों न जाए आसे रुझाए रे। हे भगवान, अब हमसे जिया नहीं जाता है श्री कृष्ण के बिना, और हमारी सारी आशाएं जो हैं समाप्त हो गई हैं, छीण हो गई हैं। मन करे तहां उड़ जाई जहां हरि पाई रे, प्रेम पारस मनी जानी आनी उरलाई रे। नायिका कहती है कि हमारा मन इतना बेचैन है कि ऐसा लगता है कि हम उड़ करके श्री कृष्ण के पास चले जाएं और उस प्रेम रूपी पारस मणि को अपने हृदय से लगा लें और संतोष पाएं। सपनों संगम पावल रंग बढ़ावल रे, से मोरा भी भिगटावल निंद हेरावल रे। सपने में जिस श्री कृष्ण के साथ हमने संगम किया था, मिलन किया था और रंग बढ़ाया था, ब्रह्मा को यह बात भी मंजूर नहीं हुआ। अब मुश्किल इतना हो गया है कि हम सपने में भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण से नहीं मिल पा रहे हैं। तब विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी नायिका, तुम धीरज रखो, शीघ्र ही तुम्हारे बालम, तुम्हारे प्रियतम तुमसे मिलेंगे। यस सर। यस सर। कौन बोलना चाहेगी? हम सर। बोलो। पल्लवी। यस सर। बोलो पल्लवी। नायिका कहती है कि हम जो सपने में श्री कृष्ण से मिले, ब्रह्मा से ये भी नागवार गुजरा। इस पर विद्यापति उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि धीरज रखिए हे नायिका, आप जल्द ही अपने प्रियतम, अपने बालम से मिलेंगे। इस पर कहती है कि हे शिव जी, हमसे ये वियोग सहा नहीं जा रहा, हम कब अपने प्रियतम से मिलेंगे, उनको हृदय से लगाएंगे। बहुत अच्छा। और कोई? अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, नाम रानी। हाँ सर। हाँ बोलो रानी। स्टार्टिंग से ही अभी विद्यापति से बता वहां से हो रही हैं, लेकिन नायिका अपने सखी से कहती है कि लोचन धाय फेदायल हरि नहीं आयल रे, शिव शिव जीवियों न जाए आसे अरुझायल रे। मेरी आंखें, हमारी आंखें कृष्ण की राह देखते देखते थक गई हैं और अभी तक श्री कृष्ण मथुरा से नहीं लौटे हैं। शिव शिव जीवियों न जाए, मैं पहले बता चुका हूं कि विद्यापति शिव के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्होंने भगवान की जगह शिव का प्रयुक्त किया, शिव शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ पे मतलब यही निकलता है कि हे भगवान, अब हरि के बिना, अब श्री कृष्ण के बिना मुझसे जिया नहीं जाता है और मेरी सारी आशाएं अब धूमिल हो रही हैं, छीन हो रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अभी तक लौटे नहीं हैं। फिर नायिका कहती है
बेचैन होकर के कि मेरा मन कहता है कि मैं उड़ करके वहां चली जाऊं जहां पे श्री कृष्ण है और उस प्रेम रूपी पारसमणि को अपने हृदय से लगा लूं ताकि ये प्यार का रंग और गहरा हो जाए। फिर वो कहती है कि मैंने एक बार श्री कृष्ण से सपने में मिलन किया था और प्यार का रंग भी गहरा किया था, पर ब्रह्मा को ये बात भी नागवार गुजरी और उन्होंने मेरी नींदें चुराकर श्री कृष्ण से सपने में भी मिलना मेरा मुश्किल कर दिया। तब विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरी नायिके, मेरी बात सुनो, धीरज रखो, धैर्य रखो, हम अवश्य मिलेंगे और तब तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। अब बताओ किसको किसको क्लियर हुआ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हमको जी सर, हो गया क्लियर हो गया सर। इस पूरे पद में किसी को किसी शब्द को लेकर के कोई दिक्कत है तो वो सवाल दाग सकता है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। देखो, सबसे बड़ी बात है कि विद्यापति के कृष्ण और सूरदास के कृष्ण में एक बहुत बड़ा फर्क है। विद्यापति की जो नायिकाएं हैं भी हैं और उस प्रेम में वासना की गंध है, लेकिन सूरदास की नायिकाओं में वासना की गंध जरा भी नहीं है। तो मैं वासना शब्द का इसलिए प्रयुक्त कर रहा हूं कि आगे जो पद हम पढ़ेंगे उसमें थोड़ी बहुत अश्लीलता है, तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी सर। जी सर। जी श्रृंगार के दो भेद होते हैं, कौन कौन? वियोगात्मक और संयोगात्मक। हाँ, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोग क्या है, वियोग क्या है, पता है किसी को? यस सर। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछड़ना। संयोग मतलब होता है मिलन और वियोग मतलब बिछड़न होता है ना? यस सर। यही होता है ना? यस सर। लेकिन थोड़ा सा एक बारीक फर्क है। संयोग मतलब भी मिलन होता है और वियोग मतलब भी मिलन ही होता है। पता है कि नहीं? नहीं पता। स्पष्ट करें इस बात को। संयोग मतलब होता है साक्षात देखना, अपने सामने, आंखों के सामने रूबरू होकर के। लेकिन वियोग मतलब होता है, बी और योग से बना है। बी मतलब होता है विशेष और योग मतलब जुड़े रहना, मतलब विशेष तरीके से जुड़े रहना। वियोग मतलब ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वियोग मतलब होता है कि जो नायक या नायिका है वो सामने ना हो करके यहाँ होता है, मानस पटल में होता है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, बहुत अच्छा। ये समझ में आया? वियोग मतलब ये नहीं होता कि एकदम अलग हो गए, जुदा हो गए। वियोग मतलब होता है विशेष रूप से जुड़े रहना, योग मतलब जुड़े रहना। और यहाँ पे जो नायिका विरह में चूर है, वो सामने तो नहीं है श्री कृष्ण, लेकिन इस मानस पटल के द्वारा, इस अपने सोच के द्वारा वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। क्लियर? जी सर। यस सर। तो अगली बार कोई पूछे कि संयोग और वियोग में क्या फर्क है, तो बहुत महीन पतली रेखा की फर्क है जो मैंने अभी बता दिया है, तो इस तरह का जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आगे पढ़ता हूं। सखी मोर पिया अबहु न आवल कुलिस हिया। नायिका कहती है, जो विरह में चूर नायिका है, वो कहती है कि हे सखी, मेरे पिया अभी तक नहीं आए और यह पिया वज्र की तरह, कुलिस मतलब होता है वज्र और हिया मतलब हृदय, ये जो पीड़ा है, ये जो वियोग की पीड़ा है, मेरे हृदय पर वज्र की तरह टूटती है। हेलो? यस सर। जी सर बोलिए। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर, जी आ रहा सर। है। सर एक बार और समझा दीजिए। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और नायिका विरह में चूर है, तो नायिका अपने दुख को साझा करती हुई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे प्रिया, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अभी तक नहीं आए हैं, नहीं लौटे हैं, और विरह की यह जो पीड़ा है मेरे हृदय पर वज्र की तरह लगती है। वज्र मतलब होता है कठोर, तो ये जो पीड़ा है बिल्कुल कठोर मालूम पड़ती है मुझे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। किसी के पास किताब है? नो सर, नहीं। यस सर। नहीं सर। नो सर। किसी के पास नहीं है?
नहीं सर, है सर हमारे पास। किसी के पास हो। किसके पास है, कौन है? दीपक नाम है सर मेरा। हाँ दीपक। तो पहली लाइन में एक शब्द है कुलिस, देख रहे हो दीपक? यस सर है। यस सर। कुलिस मतलब होता है वज्र। इंद्र का वज्र का नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो ये वही वज्र है। लिखा है सर। हाँ, और हिया मतलब होता है हृदय। हृदय। तो नायिका अपनी सखी से अपनी विरह पीड़ा को साझा करती हुई, बांटती हुई कहती है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अभी तक मथुरा से नहीं लौटे हैं, और यह जो विरह की पीड़ा है वज्र की भांति, वज्र की तरह मेरे हृदय को छलनी करती है, चूर चूर करती है। क्लियर? यस सर। नखर खोआलू दिवस लिखी लिखी, नखन नयन अंधाउलू पियापत देखी। विद्यापति कहते हैं, यानी नायिका कहती है कि जो मेरे नख हैं, ये जो नख है, नाखून जो है, वो दिन को गिनते गिनते घिस गए हैं, दिन को गिनते गिनते घिस गए हैं, और श्री कृष्ण की राह देखते देखते मेरी आंखें जो हैं अंधी हो गई हैं। क्लियर हुआ दूसरा लाइन? जी सर। यस सर। फिर से सर। हाँ फिर से। नायिका कहती है कि विरह के जो भी दिन हैं, गिनती के दिन हैं, विरह का दिन गिनते गिनते मेरे जो नाखून हैं, अंगुलियों के नाखून हैं, वो घिस गए हैं, और श्री कृष्ण की राह देखते देखते, श्री कृष्ण की बाट जो होते मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं अंधी हो गई हूँ। क्लियर हुआ? यस सर। नखर मतलब नाखून, खोआलू मतलब खो दिया मैंने, दिवस लिखी लिखी, दिवस को गिनते गिनते, नयन मतलब आंखें, अंधाउलू पिया पथ देखी, पिया की पथ यानी पिया की राह देखते देखते मैंने अपनी नैनों की रोशनी खो दी, और उनके दिवस गिनते गिनते मेरे नाखून घिस गए। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा है सबने? अलंकार पढ़ा है किसी ने? अलंकार का मतलब मालूम है? यस सर। अलंकार मतलब क्या होता है? यस सर। अलंकार आभूषण, बिल्कुल। जैसे आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ? जी सर। अब देखो कि अलंकार, ये जो अतिशयोक्ति अलंकार, इसका मतलब क्या था? अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ा करके कहना। जब मैं ये कहता हूँ किसी से कि मैं, तुम्हारा मतलब ये थोड़ा है कि किसी की खाल खींची जा सकती है? खींची जा सकती है? नहीं। नो सर। लेकिन अपने क्रोध को बढ़ा चढ़ा करके कहने के लिए मैंने ऐसा वाक्य कहा। ऐसे ही मुझे तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है। उन्होंने लिखा है, जब हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, तो वहां का वर्णन है, उस प्रसंग का वर्णन है। वो कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सारी जल गई, घायल निशाचर भाग। समझ में आया? यस सर। कहने का मतलब यह है कि हनुमान की पूंछ में अभी सही ढंग से आग भी नहीं लगी है, और सारी लंका जल गई, और सारे निशाचर जो राक्षस जो है वो भाग गए। ये बढ़ा चढ़ा करके कथन हुआ। ये कथन आनंद देता है एक तरह का। यही सौंदर्य है कविता का। हुआ? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो विषयांतर हो जाऊंगा। सखी मोर पिया अबहु नाओल कुलिस हिया, नखर खोलू दिवस लिखी लिखी, नयन अंधाओलू पियापथ देखी। जब हम बाला परिहरि गेला, किए दोष किए गुण बुझाई न भेला। जब मैं बालिका थी, नायिका कहती है कि जब मैं बच्ची थी, बालिका थी, तभी प्रियतम मुझे छोड़ करके चले गए। हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रहा है सर। नायिका कह रही है कि जब मैं बच्ची थी, जब मैं बालिका थी,
तब मेरे प्रियतम मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे गुण और दोष। आवाज कैसी आ रही है? सभी विद्यार्थी माइक बंद रखें। हेलो सर बोलिए सर, हेलो। आवाज आ बोलिए, बैक बंद सर। करने के लिए। जब हम बाला परिहरि गेला, किए दोष किए गुण बुझई न भेला। जब मैं बालिका थी, बच्ची थी, तभी मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए। उस समय मुझे गुण और दोष का पता नहीं था, यानी मुझ में क्या गुण है और मुझ में क्या दोष थे जिसे छोड़ करके मेरा प्रियतम, मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था क्योंकि तब मैं बच्ची थी। अब वो क्या कहती है नायिका, अब हम तरुणी बुझब रस भास, हेन जन नहीं मोर कहे पिया पास। जब मैं बच्ची थी तब मेरे प्रियतम मुझे छोड़ करके चले, अपने गुण और दोषों का ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं अब पूर्ण तरुणी हो गई हूँ। मैं पूर्ण तरुणी हो गई हूँ और मेरे सारे अंग प्रत्यंगों का विकास हो गया है। तो अब मेरा पति, मेरा प्रियतम मेरे पास क्यों नहीं है? ये नायिका पूछती है अपनी सखी से। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। शुरू से। नहीं सर, अभी जो लास्ट वाला बोले जो। इसी पंक्ति को। अच्छा, जब हम बाला परिहरि गेला, किए दोष किए गुण भेला, अब हम तरुणी बुझब रस भास, हेन जन नहीं मोर कहे पिया पास। नायिका कहती है कि जब मैं बच्ची थी तभी मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए और उस समय मुझे अपने गुण, अपने दोषों का ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं अब पूर्ण तरुणी हो गई हूँ और मेरे सारे अंग प्रत्यंगों का विकास हो चुका है। मैं मिलन के आनंद को समझ सकती हूँ, उसके आनंद को बूझ सकती हूँ। तब ऐसी स्थिति में मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय मेरे पास क्यों नहीं है? वो सखी से पूछती है। और किसी विद्यार्थी का ये सवाल आया है कि परिहरि मतलब क्या होता है? तो परिहरि का मतलब होता है त्याग देना, तज देना, हाँ छोड़ देना। जब मैं बालिका अवस्था में थी, बच्ची की अवस्था में थी, तभी तब मुझे छोड़ के चले गए। तब मुझे अपने गुण दोषों का ज्ञान नहीं था, लेकिन अब मैं पूर्ण तरुणी हो गई हूँ और मैं मिलन के आनंद समझ सकती हूँ। ऐसी स्थिति में मेरा और क्यों नहीं है? वो सखी से पूछती है। क्लियर हुआ? यस सर। का हृदय वज्र की जैसे कठोर हो गया है। प्रीतम से आने के दिन लिखते लिखते मेरे नाखून घिस गए हैं। पर आने की राह देखते देखते, बाट देखते देखते मैंने मेरे आंखों की रोशनी खो दी है। जब मैं बाल्य अवस्था में थी तब मेरे थैंक यू अंजलि, थैंक यू थैंक यू सर। रानी वहां से आगे। 12 बजे तक एगो शेड्यूल तो छोड़कर चले गए, तभी मेरे प्रीतम मुझे छोड़ के चले गए। फिर नायिका कहती है, जब मैं पुनः क्या बोले थे सर, वो नहीं वर्ड बोल पाते, पुनः तड़की हो गए थे, तरुणी पुनः तरुणी हो गए थे। मेरे सारे अंग मिलन के लिए सर यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं याद है मतलब। अच्छा, और कोई? हाँ सर, हम बोल सकते हैं। हाँ पल्लवी बोलो। नायिका अपने सखी से कहती है कि श्री कृष्ण जब हमें छोड़कर मथुरा चले गए, ये विरह मेरे हृदय पर वज्र की तरह आ रहा है। उनके वियोग का दिन गिनते गिनते मेरे नाखून घिस गए हैं, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। कहती है नायिका कि मेरे प्रियतम मुझे बाल्यावस्था में छोड़कर चले गए थे, परंतु अब जब मैं तरुणी अवस्था में चली गई हूँ, मेरे सारे अंग विकसित हो गए हैं, तो अब तो उन्हें आ जाना चाहिए। शायद वे अपने सारे वादे भूल चुके हैं। इस पर विद्यापति कहते हैं कि आप किसी को भेजिए, शायद वो श्री कृष्ण को मना ले आए। हाँ बहुत अच्छा।
चलिए, थैंक यू बात सर। तो पहुंच रही है, बात पहुंच रही है, अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ता हूं मैं। हेलो, हाँ सर। मैं जल्दी जल्दी नहीं ना भाग रहा हूँ, नहीं नो सर। सर। नहीं क्योंकि सर। एक दिन में 5 पद पढ़ाना है मुझे, ऐसा यूनिवर्सिटी का आदेश है। हालांकि एक पीरियड में 1 पद होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 घंटे में 5 पद पढ़ाने हैं, और इसी वजह से मैं थोड़ी तीव्रता दिखा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर हमसे संपर्क करेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। आसक लता लगावल सजनी, नैनक नीर पटाए। हेलो, हाँ सर, हाँ आ सर। हेलो। बोलिए। प्रस्तुत पद में नायिका अपने पति की, अपने प्रेमी की कठोरता का वर्णन करते हुए अपने यौवन के विकसित होने का बयान दे रही है। वो कहती है कि आसक लता लगावल सजनी, नैनक नीर पटाए। नायिका कहती है कि मैंने आशा रूपी एक लता लगाई थी और उसे अपने नैनों यानी आंखों के आंसू से पटाया यानी सींचा था। क्लियर हुआ? यस सर। नहीं मैंने सर, फिर से रिपीट कर दीजिए, नहीं समझे हाँ, सर। आसक लता, आसक लता लगावल सजनी, नैनक नीर पटाए। नायिका कहती है अपने सखी से कि मैंने एक आशा रूपी लता यानी पेड़ लगाया था और उसे अपने नैनों यानी आंखों के आंसू से सींचा था, पटाया था। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ? यस सर। हेलो। से फल अब तरुणत भेल सजनी, आंचल तर न समाए। जब मैंने आशा रूपी लता लगाई थी, अब उसके जो फल हो गए हैं वो पूर्ण विकसित हो गए हैं और वो अब मेरे आंचल में भी नहीं समाते। क्लियर? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, हेलो, हेलो। हेलो सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ एक क्वेश्चन है। हम्म। सर ये आशा रूपी पेड़ का तात्पर्य किस चीज से है? उसका अपना शरीर है, ठीक है? हाँ हाँ हेलो, सर समझ गए। हाँ समझ नायिका गए का समझ अपना गए। शरीर है। थोड़ा सा समझना, मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़े, ठीक हाँ है? सर समझ गए। यस हाँ, सर। मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़े, इस पद को समझ लेना है। आशा लता लगावल सजनी, नैनक नीर पटाए। से फल अब तरुणत भेल सजनी, आचर तर न समाए। नायिका कहती है कि मैंने आशा रूपी एक वृक्ष लगाया था, एक लता लगाई थी, वो उसे मैंने अपने नैनों यानी आंसुओं के जल से पटाया, सींचा। अब वह लता पूर्ण विकसित हो गई है, उसके फल भी पूर्ण विकसित हो गए हैं कि आंचल में भी नहीं समाते। क्लियर हो गया? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ यस रही। सर। आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है। आप लोग अपना पहले माइक बंद करें, तब तो मेरी आवाज जाएगी। यस सर। ठीक है? हेलो, बोलिए सर, आवाज आ रहा। देखो मैं बार बार सभी छात्र और छात्राओं से हार्दिक गुजारिश करता हूं कि सिर्फ भाव को पकड़ लेंगे आप, पूरी कविता आपके मुट्ठी में होगी और आप जब चाहें जैसे चाहें व्याख्या लिख सकते हैं बिना डरे, एकदम निडर भाव से। तो सिर्फ उस मूल भाव को पकड़ ले जो कविता में है, आपको भाषा जरा सा भी नहीं डराएगी। सिर्फ मूल भाव को पकड़ लें। ये जितने पद हमें पढ़ने हैं विद्यापति के, वो सारे विरह के पद हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि विरह का जो प्रसंग है हमें लिख लेना है प्रथम 3 पंक्तियों में कि जो नायक श्री कृष्ण है वो मथुरा चले गए हैं और राधा समेत सारी गोपियां जो हैं विरह में आकंठ चूर हैं, विरह में डूबी हुई हैं और हर पद में नायिका अपनी सखी से अपने दुखों को साझा करती है, अपने दुखों को बांटने का प्रयास करती है। इस पद में भी उसने वही किया है। वह कहती है कि मैंने आशा रूपी एक लता लगाई थी और उसे अपने नयनों के जल से सींचा था, पटाया था। अब वह आशा रूपी लता पूर्ण विकसित हो गई है और उसके फल भी पूर्ण विकसित हो गए हैं। वो इतने विकसित हो गए हैं कि मेरे आंचल में भी नहीं समाते। क्लियर हुआ? यस यस सर। यस सर। कांच सांच पहु देख गेल सजनी, तसु मन भेल कुहभान। नायिका कहती है कि जब मेरे फल कच्चे थे, छोटे थे, तो मेरे प्रियतम उसे देख करके निराश हो गए थे और वो चले गए थे। क्लियर हुआ? हेलो जी सर। नायिका अपनी सखी से कह रही है कि जब मेरे फल कच्चे थे, छोटे थे, तो मेरा जो प्रियतम था, मेरा जो प्रेमी था, वो इन फलों को देख करके निराश होकर के चला गया था। ठीक? हेलो जी सर। जी सर। यस सर। दिन दिन फल तरुणत भय सजनी, औखन न करु ज्ञान। आगे वो नायिका कहती है कि अब ये फल दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इस फल के बढ़ने का ज्ञान मेरे प्रियतम को नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सब कर पहु परदेश बसी सजनी, आयल सुमरी स्नेह। आगे विद्यापति कहते हैं कि नायिका की जितने गोपियों के पति थे, परदेश में थे, वो प्रेम के वशीभूत होकर के उनके पास आ गए। हेलो हेलो यस सर, आपकी आवाज सब कर पहु परदेश बसी सजनी, आयल सुमरी स्नेह। मेरे साथ गोपियों के जितने पति थे वो अपने प्रिय के प्रेम के वशीभूत होकर के उनके पास लौट आए, लेकिन हमर एहन पति निर्दर सर्जनी, नहीं मन बाढ़े ने। लेकिन मेरे पति इतने कठोर हैं, हृदय इतने निर्दय हैं कि उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं उपजता, प्रेम नहीं पैदा होता है। क्लियर हुआ? जी सर। हेलो जी सर। जी सर। भनई विद्यापति गावल सजनी, उचित आवत गुणसाह, उठी बधाब करू मन भरी सजनी, अब आवत घर ना। विद्यापति नायिका को फिर से सांत्वना देते हुए, ढाढ़स बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे गुणवान पति अवश्य आएंगे। तुम्हें लाख लाख बधाइयां। बधा मतलब बधाइयां। तुम अपना मन हल्का करो और अपने प्रिय के स्वागत में, अपने पति के स्वागत में तैयारी में लग जाओ। तुम्हारे पति अवश्य ही जल्दी लौटेंगे। क्लियर हुआ? जी हेलो? सर। जी सर। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है। अगला पद है, कौन गुण पहु पर बस भेल सजनी, बूझली तनिक भल मंद। अब देखिए, इस पद में जो नायिका का पति है वो दूसरी स्त्री पर आकर्षित हो गया है, आसक्त हो गया है। तो अपना यह दुखड़ा, अपना यह दुख अपनी सखी को बयान करती हुई नायिका कहती है
कौन गुण पहु परबस भेल सजनी, बूझली तनिक भलमंद। हे सखी, न जाने उस स्त्री में कौन सा गुण होगा जो मेरा पति उस पर आकर्षित हो गया, आसक्त हो गया। मैं अपने पति के गुणों को जानती हूँ। अगर मेरा पति किसी पर आकर्षित हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसके गुणों को नहीं भूल सकती, उसके प्रेम को नहीं भूल सकती। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। प्रसंग ये है कि नायिका का जो पति है, नायिका का जो प्रियतम है, वो किसी दूसरी स्त्री पर आसक्त हो गया है। तो वह नायिका अपने दुखों को बयान करती हुई अपनी सखी से कहती है कि पता नहीं उस स्त्री में कौन सा गुण होगा जो मेरा पति उसकी ओर आकर्षित हो गया। मैं अपने पति के गुणों को थोड़ा बहुत जो जानती हूँ, और इस वियोग की पीड़ा में भी मुझे अपने पति से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। आगे वह कहती है, मनमथ तनि बिनु सजनी, देह दय निश्चंद। वो कहती है कि जो मनमथ मतलब होता है कामदेव, कामदेव को काम और प्रेम का देवता माना जाता है। ठीक है? हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। मनमथ मतलब होता है कामदेव, और कामदेव काम का देवता, प्रेम का देवता माना जाता है। तो नायिका कहती है कि काम वियोग के इस समय में, वियोग के इस बेला में कामदेव ने मेरे मन को मथ दिया है, यानी मेरे मन को और पीड़ा पहुंचा दी है। क्लियर हुआ? हेलो हेलो, यस सर। क्लियर हो रहा है कि खाली यस सर यस सर कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, हो रहा है, क्लियर हो रहा है। क्या क्लियर हुआ बताओ? नायिका का पति किसी दूसरे की स्त्री पर आसक्त हो गया है। पता नहीं उस स्त्री पर आसक्त क्यों हो गया, कौन सा गुण उसमें है। वियोग के कारण मनमथ, जिसे काम का देवता कहते हैं, वह हमेशा बेला में मतलब जाग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर से सुनना, बहुत अच्छा आलोक ने बयान किया। नायिका का पति पर स्त्री पर आसक्त हो गया है, और अपनी पीड़ा को वह बयान करती हुई कहती है कि पता नहीं कौन सा गुण होगा जिसके कारण मेरा पति मुझे छोड़ करके किसी और पर आकर्षित हो गया। मैं उसके गुणों को जानती हूँ, और आज उसके गुण मुझे बहुत अधिक प्यारे लग रहे हैं। और वियोग की इस बेला में, वियोग की इस पीड़ा की अवधि में कामदेव भी मुझे मथ रहा है, मेरी पीड़ा को और बढ़ा रहा है। मनमथ तनि बिनु सजनी, देह दय निशिचंद। और वियोग की इसी बेला में, इसी पीड़ा में चांद जो है मेरी अग्नि को और भड़का रहा है, मेरी विरहाग्नि को और जला रहा है। क्लियर हुआ? जी सर। क्या एक तरफ कामदेव जो है विरह की इस पीड़ा में उसके मन को मथ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो चांद है उसकी विरह की अग्नि को और भड़का रहा है और जला रहा है। क्लियर? यस सर। देह दहाए निशी चंद। देह मतलब शरीर, दहे मतलब दहाना, दाहक आग लगाना, निशी मतलब नित्य दिन, और चंद मतलब चांद। कहो पिसुन सत अवगुण सजनी, तनि सम मोहि नहीं आन। नायिका कहती है कि मेरे पति की कोई कितनी भी बुराई करे, कितनी भी निंदा करे, मेरे पति के समान, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पति के समान और कोई दूसरा नहीं है। क्लियर हुआ? हेलो हेलो, हाँ सर। मेरे पति के बारे में कोई भी कितनी भी निंदा या बुराई करे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि वह
इसमें ठीक है? निंदनीय हरकत करे या कार्य हाँ। करे। नायिका कहती है, पिसुन मतलब होता है दुश्मन या निंदक। नायिका कहती है कि निंदा करने वाले मेरे दुश्मन भले मेरे पति में 100 तरह का लांछन लगाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे पति के समान इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। क्लियर हुआ? जी सर। तनी मतलब उसके सम मतलब बराबर, मोहि नहीं आन, यानी उसके समान मुझे और कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। यह उसके गुणों की तरफ, नायिका अपने पति के गुणों की तरफ इतनी आकर्षित है कि पति की इस बेवफाई के बावजूद वह अपने पति के प्रति कोई लांछन लगाता है तो उसकी ओर कान नहीं देती है, ध्यान नहीं देती है। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। हाँ। कतेक जतन सो मेटिए सजनी, मेटिए न रेख पखान। मेरे हृदय से कोई कितना भी कोशिश कर ले, मेरे पति के प्रेम को मिटा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है। मेरे हृदय पर पति का प्रेम पत्थर पे लकीर की तरह है। क्लियर हुआ? हेलो जी सर। मेरे नायिका हृदय कहती से है, कोई, हाँ बोलो। मेरे हृदय से कोई प्रेम पति का प्रेम मिटा नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी कह ले, क्योंकि वह पत्थर के लकीर के तरह मेरे हृदय में बसे हुए हैं। वाह, क्लियर हुआ सबको? हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। कतेक जतन सौ मेटिए सजनी, कितना भी जतन कर ले कोई, 100 बार 1000 बार, मेरे हृदय से मेरे प्रियतम के प्रेम को नहीं मिटाया जा सकता है। मेरे प्रियतम का प्रेम, मेरे प्रेमी का प्रेम जो है मेरे हृदय पर पत्थर की लकीर की तरह खींचा गया है। जैसे पत्थर की पर लकीर को नहीं मिटाया जा सकता है, वैसे ही मेरे हृदय से मेरे पति का, मेरे प्रियतम का प्रेम नहीं मिटाया जा सकता है। जे दुर्जन कटु भाखै सजनी, मोर मन न होए विराम। और जो भी दुष्ट व्यक्ति जो है मेरे पति के बारे में कुछ भी बोलता है, पर फिर भी मैं अपने पति से, अपने प्रेमी से विमुख नहीं हो सकती हूँ, अपना मन उसकी ओर से नहीं हटा सकती हूँ। क्लियर? यस सर। हेलो। अनुभव राहु पर, हाँ बोलो, कोई सवाल है? नो नो नो। अनुभव राहु पर सजनी, हरि न तेज हिमधाम। वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे भले राहु को चंद्रमा ग्रस लेता है, लेकिन हिरण उसकी ओर से ध्यान नहीं हटाता, यही चंद्रमा की ओर से ध्यान नहीं हटाता, वैसे ही भले मेरे पति को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया हो, लेकिन मैं अपने पति के प्रेम को नहीं भुला सकती, मैं अपने पति की ओर से अपना ध्यान नहीं हटा सकती। क्लियर हुआ? जी जी सर। फिर एक उदाहरण और देते हैं, वो कहते हैं जटाओ तरनी न सुख है सजनी, कमल न से जाए पाक। जिस प्रकार सूर्य जो है जल को सुखा देता है, लेकिन कमल जो है कीचड़ को नहीं छोड़ता, उसको पकड़े रहता है, उसी तरह से भले मेरे पति को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया हो, मेरा पति बेवफा हो गया हो, लेकिन मैं अपने पति के प्रेम को नहीं निकाल सकती, मैं उसका प्रेम नहीं तोड़ सकती, मैं अपने पति के प्रति वफादार हूँ, ईमानदार हूँ। जी सर। उदाहरण दिया उन्होंने चंद्रमा का और कब का। ठीक है? जी सर। आगे, जे जो रतल जाओ जाही सो सजनी, की करत भी भय बांक। विद्यापति गावल सजनी, रस बुझे रंत। विद्यापति कहते हैं कि जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूटता है, जिसके हृदय में प्रेम के सच्चे बीज फूटे हैं, जिसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम, सच्चा प्रेम उपजता है, उसे ब्रह्मा या विधाता भी नहीं मिटा सकते। क्लियर?
यस सर। विद्यापति दिगाल सजनी रसबुझ है रसमंत, राजा सिमसिन मंदय सजनी मोद मदी देहकंत। विद्यापति नायिका से कहते हैं कि प्रेम के दर्द को और प्रेम के भाव को वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रेम करता है। हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो। जी सर, क्लियर है आवाज। प्रेम के भाव को एवं प्रेम को दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रेम करता है। जा रही है मेरी आवाज? उधर से आवाज कट कट के आ रही है। सर जी आवाज नहीं आ रहा है सही से, एकदम कट रहा है आवाज आपका। आवाज उधर से भी कट कट के आ रही है, इसलिए पूछ रहा था मैं। आवाज जा रही है? अब तो जी सर, बिल्कुल भी क्लियर है। क्लियर कहाँ है? क्लियर आ रही है क्लियर सर। नहीं है, सही बोल रहा है लड़का, क्लियर नहीं है। क्लियर कहाँ है? हेलो। नेटवर्क इशू होगा आपका। हेलो। सर आवाज नहीं आ रहा। जा रही है मेरी आवाज? हाँ सर आ रही है। आवाज भी एकदम बहुत आ रही है। हाँ सर। ठीक है अब? हेलो।